रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्यूट एंजल एपिसोड 5। जैसे ही आदित्य की कार विला के अंदर और रुकी, आन्या गुस्से से कार से नीचे उतरी और कार के डोर को जोर से बंद कर मेंशन के अंदर अपने रूम में चली गई। आदित्य आन्या के गुस्से की वजह जानता था। आखिर वही तो था जिसने आन्या से जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ जाकर शादी को थी। ये जरूरी भी था, वरना राका हमेशा आन्या के पीछे पड़ा रहता। आदित्य सीधा आन्या के रूम में आया और रूम में पहुंचकर उसने देखा कि आन्या गुस्से से अपने हाथ की चूड़ियों को निकाल रही है। आदित्य आन्या के पास आया और बोला, सीधा उसे दीवार से सटाते हुए सीरियस होकर बोल, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कहीं तुम इसीलिए तो नाराज नहीं क्योंकि राका की जगह मैंने तुमसे शादी कर ली? ये सुनकर आन्या आदित्य को दूर धक्का देते हुए बोली, मुझे ना उससे शादी करनी थी और ना तुमसे। तो फिर किससे शादी करना चाहती थी तुम? आदित्य अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। उसका सवाल सुन आन्या रोते हुए बोली, किसी से भी करती, इससे तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए भले ही शादी एक मजाक की तरह होगी, मगर मेरे लिए नहीं। इतना बोलकर आन्या रोने लगी और रोते हुए आगे बोली, बचपन से ही हमने एक सपना देखा था कि या तो शादी करूंगी नहीं और करूंगी तो अपने मनपसंद के लड़के से बड़े ही धूमधाम से करूंगी। मगर मेरी शादी ऐसे अचानक से खून खराबे के अंदर होगी, ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आदित्य ये सुनकर अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए एरोगेंट वॉइस में बोला, ओह, तो तुम्हें धूमधाम से शादी करनी थी। कोई बात नहीं, हम फिर से शादी कर लेंगे और इस बार काफी अच्छे से करेंगे। आन्या ने जब आदित्य की बात को सुना तो वो अपने मुंह का पाउट बना के बिल्ली को तरह आदित्य को गुस्से से घूरने लगी। बेशर्म हो गए हो तुम? आन्या घूरते हुए आदित्य से बोली। ये सुनकर आदित्य एक सरकास्टिक स्माइल के साथ आगे बढ़ा और आन्या की पतली कमर के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे खींचे जाने की वजह से आन्या सीधा आदित्य के सीने से जा लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज खड़े थे। आन्या आदित्य के ऐसे छूने से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आदित्य की छुहन को अपनी कमर पे महसूस कर अंदर तक सिहर गई थी। आदित्य तभी अपने होठों को आन्या कानों के करीब ले जाकर अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोलता है, बेशर्म था नहीं, तुमने मुझे बना दिया है आन्या। आदित्य के शब्दों को सुन आन्या हैरानी से अपनी आंखें ओपन करती है और अपने मुंह का पाउट बनाकर क्यूट सी आवाज में बोलती है, रहने दीजिए आप, हमें खामखा बीच में मत लाइए। आदित्य ने बस स्माइल की और आन्या को पीछे की ओर पलट दिया। आन्या आदित्य की इस हरकत पे कंफ्यूज हो गई, मगर आदित्य और खुद को आन्या सामने लगे आईने में साफ साफ देख पा रही थी। आदित्य ने तभी पीछे से आन्या को हग किया और अपनी चिन को आन्या के शोल्डर पर रख सामने लगे आईने में खुद को और आन्या को देखते हुए सेडेक्टिव आवाज में बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर आन्या के गाल शर्म और गुस्से के मारे हो गए। कितना बेशर्म है ये लड़का, आज इसने राका के सामने ही ये सब बोल दिया था। क्या जरूरत थी आपको उस राका को सबके सामने ये सब बताने की? आन्या नकली गुस्सा करते हुए बोली। आदित्य जो मिरर से आन्या के बदलते एक्सप्रेशंस को देख पा रहा था, वो अपनी गर्म सांसें आन्या की गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, अब की बार वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा? आन्या इस बात और कुछ भी नहीं बोली। तभी आदित्य ने अपने हाथों की पकड़ को आन्या की कमर और भी ज्यादा मजबूर करते हुए आन्या को अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोला, तुम साड़ी में आज काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। अब तुम पहले वाली आन्या नहीं बल्कि एक औरत लग रही हो। आन्या अपनी तारीफ आदित्य के मुंह से सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे नहीं पता था कि ये राक्षस किसी की तारीफ करना भी जानता है। शर्म और गुस्से के मारे आन्या के गाल लाल हो चुके थे। मिरर को देख रहा आदित्य ये सब देख पा रहा था। आदित्य को आन्या का ये लुक काफी ज्यादा भा रहा था। वो शर्माते हुए भी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आदित्य तभी आन्या की गर्दन पे किस करते हुए आगे बोला, लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे वो पहले वाली बुद्धू आन्या ज्यादा पसंद है जो अपनी बातों से मेरा दिमाग खाती रहती है। बोलते हुए आदित्य आन्या के बालों और गजरे की खुशबू को स्मेल करता है। आन्या जो अभी थोड़ी पहले स्माइल कर रही थी, वो आदित्य की बात सुनकर गुस्से से आदित्य से अलग हुई और घूरते हुए उसे कहने लगी, मतलब आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा बकवास कर आपका दिमाग खाती हूँ? आन्या को गुस्से में देख आदित्य आगे बढ़ते हुए बोला, पहले लगता था, इवन मेरा मन करता था कि तुम्हें मार दूं, मगर अब हालात अलग है। आन्या ने जब मारने का नाम सुना तो उसे एकदम से ये याद आया कि उसकी फैमिली अभी भी राका की कैद में है और राका अपनी हार के बाद उन्हें मार भी सकता है। अपनी फैमिली का ख्याल आते ही आन्या की आंखें नम हो गई। वहीं आदित्य ने जब आन्या की आंखों में नमी देखी तो वो अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ कहने लगा, मेरी बात का इतना बुरा लगा तुम्हें?
इतना बोलकर जैसे ही आदित्य ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर आन्या की आंखों को पोंछना चाहा, तभी आन्या ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। आन्या आदित्य से दूर हटते हुए बोली, मेरी फैमिली अभी भी राका की कैद में है। वो मेरी फैमिली को मार डालेगा। अगर तुम मुझसे शादी ना करते तो मेरी फैमिली को वो कम से कम छोड़ तो देता। आन्या के मुंह ये सुन आदित्य का गुस्सा जो कहीं दब गया था वो वापस से बाहर आ गया। ये लड़की, क्या इसे मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है? आदित्य गुस्से से खुद से बोलते हुए आन्या की तरफ बढ़ा, मगर आन्या आदित्य को इग्नोर कर रूम से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो आन्या गुस्से से आदित्य पे बरसते हुए कहने लगी, राका के पास। ये सुनकर आदित्य का जो सब्र का बांध था वो अब टूट चुका था। उसने आन्या को बेड पे पटका और उसके ऊपर आते हुए दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत भी कैसे ही हुई तुम्हारी उस राक्षस का नाम अपने जुबान पर लेने की? तुम मेरी वाइफ हो ना कि उसकी? आइंदा अगर तुमने मेरे सिवाय किसी और का नाम अपने दिल और जबान पर रख दिया तो ये ठीक नहीं होगा। आन्या ये सुनकर भरी हुई आवाज में आदित्य से बोलने लगी, कितने मतलबी हो तुम? मेरी फैमिली यहाँ उस राक्षस की कैद में है, तुम सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती सोकर अपनी नींद पूरी करना चाहते हो। तुम पति कहलाने का लायक ही नहीं हो। आई हेट यू आदित्य, आई हेट यू। वहीं आन्या के शब्दों को सुन आदित्य को ऐसा लगा मानो उसके दिल पर किसी ने अनगिनत चाकुओं से वार कर दिया हो। वो इस लड़की को बचाना चाहता था, मगर इस लड़की को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसके साथ ये सब सोने के लिए कर रहा है। हाँ, सीरियसली तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? आदित्य ने अपनी आंखों में दर्द और गुस्सा लिए कहा। वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। आन्या भी गुस्से और नफरत से आदित्य को बोली, तो और क्या सोचूंगी? तुम मुझे कभी बाहर नहीं जाने देते, सब अपने मन की करते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक खिलौना हूं ना, जिसके साथ जब चाहा तुमने किस कर लिया, जब चाहा तुम सो गए। नो आन्या, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, शायद अब होगा। आदित्य लाल आंखों के साथ धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला। आन्या आदित्य के कहने का मतलब तो नहीं समझ पाई थी, मगर वो आदित्य को गुस्से में देख इतना तो समझ ही गई थी, शायद आगे कुछ होने वाला है। गुस्से में आदित्य के गले और हाथ की नसें बाहर आ गई थी, जिसके कारण वो और भी ज्यादा हैंडसम मगर खतरनाक लग रहा था। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आन्या घबराते हुए आदित्य से बोली। मगर आदित्य ने कोई जवाब नहीं किया, बल्कि अपने होठों को आन्या के होठों से जोड़ उसे काफी ज्यादा रूडली तरीके से किस करने लगा। उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था, आन्या पे गुस्सा निकालने के लिए। आदित्य कभी भी आन्या को अपनी वजह से हट नहीं करना चाहता था। अगर उसे जब कभी भी आन्या पे गुस्सा आता तो वो इसकी सजा आन्या को रूडली किस करके देता था। लेकिन आन्या ने उसे जो आज घाव दिए थे वो आदित्य इतनी आसानी से भूल नहीं पा रहा था। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो ही अगर आपके बारे में गलत सोचने लग जाए तो कितना ज्यादा हर्ट होता है, ये आदित्य अपने अंदर फील कर पा रहा था। आदित्य की किस में पेशन और अग्रेसिवनेस आन्या साफ साफ फील कर पा रही थी। आदित्य जिसकी आंखें बंद थी और दोनों घुटने आन्या की कमर के लेफ्ट और राइट साइड थे, उसने आन्या को रूडली किस करते हुए अपने ब्लेजर और टाई को निकालकर दूर फेंक दिया। ये देखकर आन्या डर के मारे आदित्य के शोल्डर पे हाथ रख उसे पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर पुश करने लगी। मगर आन्या आदित्य से जीत जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता था। आदित्य ने उन दोनों हाथों को आन्या के कोमल हाथों में फंसाया और उसे अपना पूरा वजन फूल जैसी आन्या और डालकर उसे रूडली किस करने लगा। काफी देर तक आन्या के लिप्स पर किस करने के बाद आदित्य आन्या के गालों, आंखों और चेहरे पे किस करने लगा। आदित्य ने आन्या की चिन को सक करते करते उसकी गर्दन और कॉलरबोन्स को चूमने लगा। आन्या काफी स्ट्रगल कर रही थी, मगर वो चाहकर भी खुद को आदित्य की वाइल्डनेस से बचा नहीं पा रही थी। आदित्य उसकी कॉलरबोन्स को किस करते हुए डायरेक्ट उसके पेट पर आ गया। आदित्य ने अपने मुंह से आन्या की साड़ी के पर्दे को खींचकर साइड कर दिया, जिसके कारण उसकी गोरी और पतली कमर रिवील हो गई थी। आदित्य उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में भर अपनी जीभ को उसकी नाभि पे रख उसकी कमर और पेट को चूमने लगा। आदित्य को आन्या की कमर पर किस करते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तभी आदित्य का फोन जोर जोर से रिंग करने लगा। आदित्य गुस्से में आन्या के ऊपर से उठा और कॉल को पिक करते हुए बोला, अगर कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगी तो तुम्हारी जीभ काट दी जाएगी। फोन के पीछे मौजूद शख्स डरते हुए बोला, बॉस जरूरी न्यूज है। मिसेज कपूर के पेरेंट्स अब सेफ है। ये सुनकर आदित्य एक सेकेंड के लिए चुप रहा और ओके बोलकर फोन को सीधा डिस्कनेक्ट कर दिया।
आदित्य ने फिर पलटकर आन्या को घूरा जो अपनी साड़ी को एडजस्ट करते हुए ऑलरेडी ही उसे ही घूर रही थी। योर पेरेंट्स आर सेफ नाउ, आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला और जमीन पे पड़े अपने टाई और ब्लेजर को पहन बिना एक बार भी आन्या की ओर देखे रूम से बाहर आ गया। वहीं आन्या अपने पेरेंट्स के सेफ होने की खबर सुन काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। इसका मतलब आदित्य ने मेरे पेरेंट्स को राका की कैद से छुड़वा दिया है, आन्या हैरान होते हुए खुद से बोली। अब उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। उस राका के ऊपर गुस्सा निकालने के चक्कर में उसने आदित्य को कितना कुछ सुना डाला था। उसने आदित्य को वो बोल दिया ये जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं आदित्य मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये सब सोचते ही आन्या को आज खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। आन्या, क्या जरूरत थी तुम्हें आदित्य को इतना कुछ सुनाने की? तुम उससे मदद भी तो मांग सकती थी ना। आन्या गुस्से से अपने बाल पकड़ते हुए बोली। देर रात आन्या अपने रूम में बैठी आदित्य का इंतजार कर रही थी मगर आदित्य अब तक वापस नहीं आया था। आन्या ने अपनी साड़ी को निकालकर वही पुराने टॉमबॉय वाले कपड़े पहन लिए थे, मगर आन्या ने मंगलसूत्र को अभी भी अपने गले में डाल रखा था। आदित्य ने जो सिंदूर उसकी मांग में लगाया था वो अभी भी आन्या की मांग में मौजूद था। क्या वो आज मेरे बिना सो जाएगा? आन्या ने अपने में सोचा और आदित्य का थोड़ी देर और वेट किया, मगर आधे घंटे तक वेट करने के बाद भी आदित्य अब तक वापस नहीं आया था। आन्या फ्रस्ट्रेटेड होकर बेड से उठी और सीधा आदित्य के रूम में चली गई, मगर आदित्य ना उसे उसके रूम में दिखा और ना वॉशरूम में। आन्या निराश होकर जब बाहर आई तो एक बूढ़े नौकर जिसका नाम रामू था उनसे पूछा, क्या खुश बेटी, साहब को ढूंढ रही हो? आन्या सैड ट्यून में बोली, जी काका, मगर शायद वो अभी ऑफिस से घर नहीं आए हैं। रामू काका ये सुनकर मना करते हुए बोले, मगर बेटा यंग मास्टर तो कब का घर आ चुके हैं, शायद वो अभी लाइब्रेरी में होंगे। ये सुनकर आन्या एक हैप्पी ट्यून में बोली, काका क्या सच वो घर पर ही है? रामू काका हम में जवाब देते हैं। आन्या उनका जवाब पाकर तुरंत लाइब्रेरी रूम में चली जाती है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आदित्य अपनी चेयर पे बैठा इंपॉर्टेंट फाइल को पढ़ रहा था। ये देखकर आन्या की आंखें सिकुड़ गई। व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक पेंट में आदित्य बेहद हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। आदित्य की शर्ट के 2 बटन्स खुले हुए थे और उसने अपने ब्लेजर को साइड पड़ी टेबल पे रख रखा था। मैं इस लड़के को पागलों की तरह पूरे रूम में ढूंढ रही थी और ये महाशय इधर बैठा था। खुद से बोलते हुए आन्या अपने पैर पटकते हुए आदित्य के सामने जाकर के खड़ी हो गई। आन्या के हाथ उसकी कमर पे मौजूद थे और वो अपने मुंह का पाउट बनाकर गुस्से से आदित्य को देख रही थी, लेकिन आदित्य ने आन्या से बात करना तो दूर उसकी तरफ एक नजर देखा तक भी नहीं। वो अपनी फाइल में बिजी रहा था। खुद को इग्नोर होते हुए देख आन्या काफी ज्यादा झुंझला गई। ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है, आन्या द ग्रेट को अपने मन में बोलते हुए आन्या आगे बढ़ी और सीधा आदित्य की गोद में जाकर के बैठ गई। वो अपने टांग को लेफ्ट साइड और दूसरे टांग को राइट साइड कर आदित्य से चिपक कर आराम से उसकी गोद में बैठ गई। वहीं आदित्य आन्या को अपनी गोद में अचानक से बैठा देख शॉक हो गया, मगर उसने अपने एक्सप्रेशंस को रत्ती भर भी बाहर नहीं जाहिर होने दिया। वो शांति से आन्या की ब्राउन आंखों में देखता रहा। वहीं आन्या अपनी दोनों बाहें आदित्य के गले में डाल बोली, सोने क्यों नहीं आए थे तुम? क्योंकि मैं किसी के साथ जबरदस्ती सोकर अपनी नींद पूरी नहीं करना चाहता हूं, आदित्य अपनी कॉल ट्यून में बोला। ये सुनकर आन्या ने गिल्ट के मारे अपनी पलकों को नीचे झुका लिया। आदित्य की नजरें आन्या पर से हटी नहीं थी। वो बड़े ही ध्यान से उसके एक एक बदलते बदलते एक्सप्रेशन को देख पा रहा था। आई एम सॉरी, आन्या ने सॉरी बोलते हुए अपनी पलकें बड़े ही मुश्किल से ऊपर उठाई और आदित्य की आंखों में देखने लगी जिसमें कोई भाव नहीं थे। आदित्य की सुंदर और गहरी काली आंखें काफी ज्यादा शांत थी। उन आंखों में लाख बार झांक कर भी आन्या आदित्य के अंदर के जज्बातों को जान नहीं पा रही थी। उसकी ये शांति आन्या को काफी ज्यादा बेचैन कर रही थी। कुछ तो बोलो, आई एम सॉरी, आन्या अपनी मुहिम सी आवाज में बोली जिसे सुनकर बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी पिघल सकता था। मगर यहाँ आदित्य था। आन्या आदित्य को अभी भी कुछ ना बोलते हुए देख दिमाग लगाकर कुछ सोचने लगी। वो अपने होठों को आदित्य के होठों के पास ले गई और अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, डियर हबी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो ना यार। आन्या के मुंह से खुद के लिए हबी शब्द सुन आदित्य को अपने दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हुई, मगर आन्या ये शब्द दिल ने नहीं, जबान और दिमाग से सिर्फ उसे मनाने के लिए बोल रही थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। आन्या अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद से बोली, जिसने भी कहा है सही ही कहा है,
औरत अगर नाराज हो जाए तो उसे मनाया भी जा सकता है, मगर मर्द अगर नाराज हो जाए तो उसे मनाना पहाड़ तोड़ने से भी कठिन काम है। अब मैं कैसे मनाऊं मेरे इस राक्षस पति को? आन्या अपनी सोच में गुम थी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसे नहीं पता था कि ये आइडिया काम करेगा या फिर नहीं, मगर अब उसे इस आइडिया के सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ उसे ये सब करने में शर्म भी आ रही थी। आन्या ने अपने अपने सॉफ्ट हाथों में आदित्य का चेहरा पकड़ा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आन्या ने अपना चेहरा ऊपर किया और आदित्य के लिप्स पर अपने सॉफ्ट और रेड लिप्स से कैप्चर कर उसे किस करने लगी। आदित्य आन्या के किस करने से बुरी तरह शॉक हो गया था। उसे मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया था। आन्या, जिसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, वो आदित्य को रूडली मगर क्यूटली तरीके से किस किए जा रही थी। आन्या के हाथ अब आदित्य के बालों में भी चलने लगे थे। उसने आदित्य को काफी ज्यादा कसके हक कर लिया था, मानो को उससे 1 इंच भी दूर नहीं होना चाहती हो। वहीं आदित्य आन्या की किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो शांति से आन्या की किस को फील कर पा रहा था। लगभग 15 मिनट तक आदित्य को किस करने के बाद आन्या जोर जोर से सांस लेते हुए आदित्य से अलग हुई। हाँ, ये किस करना भी ना दुनिया का कितना बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं तुम मुझे इतनी देर देर तक किस कैसे कर लेते हो। आन्या हांफते हुए बोली और फिर आदित्य के चेहरे की ओर देखने लगी, जो अभी भी एकदम शांत था। आन्या को उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसने अभी इसको किस भी किया है। ये लड़का, मैंने इसे सेड्यूस करने की कोशिश की और ये चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। इसके अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं? आन्या अपनी नाक रगड़ते हुए खुद से बोली। वो काफी क्यूट लग रही थी। आन्या ने तभी गुस्से से आदित्य को देखा और गुस्से में आकर वो आदित्य के चेहरे को वापस से अपने सॉफ्ट हाथों में पकड़ उसके फहेड, आंखों, नाक, गालों पे बारी बारी करके किस करने लगी। आन्या के लिप्स तभी आदित्य के लिप्स से टच हुए और वो आदित्य के लोअर लिप को अपने दांतों तले हल्का सा दबाए किस करने लगी। आन्या ने तभी आदित्य के दोनों लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर किया और इस बार वो काफी वाइल्ड तरीके से आदित्य को किस करने लगी। आन्या की टंग आदित्य के मुंह में चली गई और वो आदित्य के पूरे मुंह को अंदर से एक्सप्लोर करने लगी। आन्या की टंग अब आदित्य की टंग के साथ डांस कर रही थी। आन्या की क्यूट वाइल्डनेस को अंदर ही अंदर आदित्य एंजॉय कर रहा था, मगर बाहर से वो काफी ज्यादा शांत था। आफ्टर ऑल, उसे मनाने के जरिए ही सही आन्या कम से कम खुद से उसे किस तो कर रही थी। आन्या तभी अपनी टंग को बाहर निकाल आदित्य की पीठ को चेयर से सटाकर आदित्य के लिप्स को दोबारा से चूमने लगी। आन्या की उंगलियां आदित्य के बालों में चल रही थी। आन्या को देखकर कोई भी है का कह सकता था कि ये क्यूट सी खरगोश आदित्य को अपने अंदर पूरा समा लेना चाहती है। वहीं आदित्य अपने प्यारे खरगोश की वाइल्डनेस को देख इतना तो समझ ही गया था कि आन्या अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। ना चाहते हुए भी आदित्य ने जबरदस्ती आन्या को खुद से दूर किया और घूरते हुए उसे देखने लगा। वहीं आन्या आदित्य से दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो गुस्से से आदित्य को घूरते हुए बोली, अलग क्यों किया? कंट्रोल योर सेल्फ, आदित्य अपनी कॉल ट्यून में बोला। आदित्य आन्या की बात सुन चिढ़ते हुए बोली, मैंने क्या किया? ये सुनकर आदित्य अपनी आंखें छोटी कर बोला, इतनी जल्दी भूल गई? ये सुनकर आन्या को ये याद आया कि वो अभी कितनी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। ओह गॉड, मैं इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हूँ? आन्या अपनी आंखें हैरानी के मारे बड़ी किए अपने होठों को पोंछते हुए बोली। तभी उसने आदित्य की ओर देखा, जो एकदम नॉर्मल लग रहा था। आदित्य का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा था। सिर्फ आन्या ही एक ऐसी लड़की थी जिसके सामने वो अपना कंट्रोल लूज कर सकता था, मगर साथ ही साथ वो खुद को कंट्रोल भी कर सकता था। आन्या सारा इल्जाम आदित्य पर डालते हुए आदित्य से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे बिगाड़ा है। आन्या का लॉजिक सुन आदित्य आन्या को ऐसे घूरकर देखने लगा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। खैर, ये सही है, पहले हलाई के दुकान से लड्डू चुराकर खा लो और हवाई के पूछने पर ये बोल दे कि ये तुम्हारी ही गलती थी, तुम ही ने जानबूझकर लड्डू बनाए थे। आदित्य आन्या को देखते हुए अपने मन में बोला। आन्या आदित्य को अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर ये समझ गई कि वो उसके बारे में आखिर क्या सोच रहा होगा। वो आदित्य से अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। आन्या इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में आदित्य की बिना इमोशन वाली सर्द आवाज आए, अब नहीं बिगाड़ूंगा। ये सुनकर आन्या हैरानी के मारे आदित्य को देखने लगी। वो आदित्य की बातों के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी आदित्य ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और लाइब्रेरी रूम से निकलकर आन्या के रूम की तरफ जाने लगा। आन्या खुद को आदित्य की बाहों में देख कंफ्यूज होकर आदित्य से बोली, हे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हम सोने जा रहे हैं?
मैं नहीं तुम। आदित्य के ऐसा बोलने पर आन्या कंफ्यूज सी उसे देखने लगी, मगर जल्द ही उसे आदित्य के बातों का मतलब समझ में आ गया। आदित्य ने आन्या को बेड पे पटक दिया। आन्या अपनी कमर पकड़ते हुए गुस्से से आदित्य को घूरने लगी। तुम 1 मिनट, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं सोने वाले हो? आन्या अपनी कमर पकड़ते हुए आदित्य से सवाल करते हुए बोली। नहीं। आदित्य ने आन्या के गले में मौजूद मंगलसूत्र की ओर देखते हुए जवाब दिया और फिर आन्या को एक नजर देखकर उसके रूम से बाहर चला गया। मतलब मेरी बात का इतना बुरा लगा? मैंने सॉरी भी तो तुम्हें बोल दिया था आदित्य। आन्या चिल्लाते हुए बोली, आगे बोली, हाँ जाओ जाओ। मैंने कब कहा तुम आकर मेरे पास सो? उस चुड़ैल को बच्ची सीमा के पास जाकर सो ना, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हूं। आन्या जोर से चीखकर बोली, मगर आदित्य तब तक वहां से जा चुका था। आन्या अब खुद को अकेला पाकर पिल्लों में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। गंदा कहीं का, मेले छात नहीं छाएगा। मेले को डर लगता है, मगर अपुन आज फिर भी अकेला ही सोएगा। आन्या पिल्लों में अपना मुंह छुपाकर बच्चों जैसी आवाज में बोलते हुए जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद आन्या का रोना शांत हुआ और उसे इतनी रात को अकेले में रूम के अंदर डर लगने लगा। वो जैसे ही बेड से उठी तभी उसे आदित्य और उसके बीच की हुई लड़ाई के बारे में याद आया और वो ना में अपनी गर्दन हिलाकर वापस से बिस्तर पे लेट गई। मगर डर के कारण उसे बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके रूम में हो। वो डरते हुए बेड से उठी और एक पिल्लो लेकर सीधा रूम से बाहर निकल गई। जब डर लगे तो आन्या अपने राक्षस पति के पास जाकर सोना चाहिए। उसकी मौजूदगी से कोई भी चुड़ैल और भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, आन्या खुद से बड़बड़ाते हुए बोली और सीधा आदित्य के रूम में आ गई। रूम का दरवाजा आदित्य ने जानबूझकर खुला छोड़ा था। उसे पता था कि आन्या नाइट और डार्क फोबिया के चलते यहां जरूर आएगी, इसीलिए आदित्य ने रूम के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। आन्या रूम में इतना अंधेरा देख गुस्से से दरवाजा बंद कर बेड की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उसने आदित्य की ओर देखा जो बेड पे आराम से सोया हुआ था। मगर आन्या नहीं जानती थी कि आदित्य बस सोने की एक्टिंग कर रहा है। वो उन सपनों के चलते ठीक से सो नहीं सकता था। ये राक्षस मेरे बिना सो कैसे रहा है, खुद से बोलते हुए आन्या ने रोते हुए पिल्लो को बेड पे फेंका और थोड़ा दूरी बनाकर आदित्य से लेट गई। मगर चिपके बिना उसे नींद कहाँ आती थी। उसने पलटकर आदित्य की ओर देखा जो बेड की लेफ्ट साइड पीठ उसकी तरफ करके सो रहा था। आन्या जो बेड के लेफ्ट साइड थी वो गोल गोल घूमते हुए आदित्य के पास आई और सीधा आदित्य की पीठ से छिबकी को तरह चिपक गई। उसने अपना एक हाथ और एक पैर आदित्य की कमर के ऊपर डाल दिया और आदित्य से चिपक कर सो गई। आदित्य जो सोने का नाटक कर रहा था उसने तिरछी नजरों से आन्या के हाथ और पैर को देखा और फिर गहरी सांस लेकर सो गया। तभी आदित्य को अपनी पीठ पर पानी की बूंदें महसूस हुई। ये पागल लड़की रो रही है, आदित्य अपने हाथ की मुट्ठियों को काफी ज्यादा टाइटली कसते हुए बोला। उसका मन तो किया कि वो आन्या को शांत करवाए, मगर कुछ सोचते ही वो रुक गया। आन्या जो रो रही थी वो गुस्से से आदित्य की पीठ पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, गंदे आदि, तुम कितने बुरे हो। मैंने तुम्हें सॉरी बोला मगर तुमने अभी तक मेरे सॉरी को एक्सपेक्ट नहीं किया। तुम बहुत बुरे हो आदि। बोलते हुए आन्या ने आदित्य के शोल्डर पर अपने दांतों से बाइट कर लिया। आन्या की मार और ये बाइट खाने के बाद भी आदित्य ने अपने मुंह से आह तक भी नहीं निकाली थी। वो आन्या को उसकी मनमर्जी करने दे रहा था। आन्या जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे वो अपने दांत रगड़ते हुए वापस से अपना एक हाथ और एक टांग आदित्य के ऊपर गिरकर अपना सर उसकी पीठ में छुपाकर आदित्य को कसके हक कर सो गई। आन्या को जब भी किसी पे गुस्सा आता था तो वो उस शख्स को बाइट या उसे मारपीट कर खुद के गुस्से को शांत करती थी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, आदित्य अपनी आंख बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला। कुछ देर बाद जब आन्या सो गई तो आदित्य पलटा और आन्या की बंद आंखों की ओर देखने लगा जो रोने के कारण सूज गई थी। सिली गर्ल, क्यों रोती हो तुम इतना? आदित्य आहिस्ता आहिस्ता से आन्या के सूख चुके आंसुओं को पोंछते हुए बोला और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को साइड करने लगा। आदित्य की नजर तभी आन्या की मांग में मौजूद सिंदूर को देखा जो आन्या ने मिटाया नहीं था। ये देखकर आदित्य के होठों पे मुस्कान बिखर गई। उसने आन्या के फहद और होठों पे लाइट किस किया और उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाकर उसे कसके हक कर सो गया। आन्या ने भी नींद में ही आदित्य को काफी ज्यादा टाइटली हक कर लिया था। इस जन्म में तो क्या तुम अनंत तक मेरी हो? आदित्य आन्या के चेहरे को देखते हुए अपने मन में बोला और फिर अपनी आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह आन्या की जब आंख खुली तो वो खुद को बेड पे अकेला पाती है। वो राक्षस चला गया। क्या वो अभी भी मुझसे नाराज है?
आंखें मलते हुए आन्या खुद से बोली और अपने रूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद जब वो डाइनिंग एरिया में आए तो उसे डाइनिंग चेयर खाली पड़ी मिली। वहां आदित्य नहीं था। आन्या ने गहरी सांस ली और अपना नाश्ता करने लगी। वो नाश्ता कर ही रही थी तभी अचानक से एक बैग उसके सामने आया। आन्या ने अपना सर उठाकर देखा तो उसने पाया था हितेश वहां खड़ा था। ये क्या है? आन्या आंखों ही आंखों से हितेश से बोली। हितेश बिना देरी किए बोला, मैं बॉस ने कहा है कि आज से आपको वो कॉलेज जाने की आजादी दे रहे हैं। हितेश के मुंह ये सुनकर आन्या को तो मानो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। वॉट? सीरियसली, क्या मैं सच में कॉलेज जा रही हूं? आन्या खुश होते हुए बोली। हितेश आन्या की खुश देख हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, मगर एक शर्त पर। शर्त का नाम सुनकर आन्या अपनी आईब्रोज सिकोड़ कंफ्यूज होकर बोली, शर्त? कैसी शर्त? हितेश आन्या को समझाते हुए बोला, आप अकेले में बाहर कहीं नहीं जा सकती। कॉलेज में आते और जाते वक्त बॉडीगार्ड्स आपके साथ होंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप सिर्फ कॉलेज ही जा सकती है। उसके सिवाय अगर आप बिना बताए कहीं और गई तो आपका कॉलेज जाना भी कैंसिल हो जाएगा। सारी शर्तें बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद आन्या मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, कम से कम वो राक्षस मुझे बाहर जाने की आजादी तो दे रहा है। हितेश ये सुनकर कुछ नहीं बोला और आन्या को उसका बैग दिखाते हुए बोला, आपके पास जो सब्जेक्ट है उसकी सारी बुक्स इसमें है। बॉस ने ये भी कहा है कि आपको अपना सारा ध्यान मारपीट करने के बजाय सीधा पढ़ाई में लगाना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो शायद बॉस आपको और भी ज्यादा आजादी से सकते हैं। ये सुनकर आन्या अपनी आंखें आलस के मारे छोटा करते हुए बोली, मैंने कब किसी को मारा? मैंने आज तक किसी को हाथ तक भी लगाया? लाइफ नॉर्थ कोरिया बन गई है यार। किसी भी काम को करने के लिए अब मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं इतने से ही काम चला लूंगी। आन्या की किसी को नारा मारने पीटने वाली बात हितेश को बिल्कुल उन पॉलिटिशियंस की तरह लगी जो पहले तो जनता के फायदे के बारे में बातें कर वोट मांग लेते हैं और फिर जीतने के जनता की डिमांड्स को नजरअंदाज को देते हैं। हितेश ने एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद आन्या रेडी होकर कॉलेज चली जाती है। आज काफी दिनों बाद वो कॉलेज आई थी। आन्या को कॉलेज में देख सभी उसे हैरानी के साथ देख रहे थे। इस लड़की को तो वो खतरनाक कमांडोज उठाकर ले गए थे ना, तो फिर ये जिंदा कैसे बच गई? एक ने कहा तो उस पर आन्या के ऊपर गोस्ट्स होना शुरू हो गई। लेकिन आन्या उन सबको इग्नोर कर सीधा अपनी क्लास में चली गई। क्लास में पहुंचकर उसने अपनी चूहिया को देखा जो अपना मुंह लटकाए चेयर पे बैठी थी। मेरी प्यारी खरगोश, पता नहीं जिंदा भी है या फिर वो लोग उसे पकाकर खा गए। तनिषा आन्या की खाली सीट को देखते हुए इमोशनल होकर बोली। अपनी दोस्त को इतना इमोशनल देख आन्या सीधा उसके पीछे आई और उसकी आंखों पर हाथ लगाकर के खड़ी जो गई। तनिषा अपनी आंखों पे वो सॉफ्ट टच फील कर तुरंत पहचान गई। वो खुशी के मारे लगभग चीखते हुए बोली, माय डियर बनी गर्ल, तुम वापस आ गई। इतना बोलकर तनिषा पीछे पलटी और अपने सामने आन्या को देख बिना एक पल भी गवाए उसके गले लग गई। आन्या भी उसके गले लग गई थी। आफ्टर ऑल वो उसकी सबसे प्यारी दुलारी दोस्त जो थी। कुछ देर बाद तनिषा आन्या से अलग हुई और शिकत करते हुए बोली, कौन थे वो लोग जो तुम्हें अपने साथ लेकर गए थे? और तुम इतने दिनों तक आखिर लापता कहाँ रही? तनिषा के सवाल सुन आन्या अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, वो उस दिन मुझे आदित्य कपूर ने किडनैप कर लिया था। आदित्य कपूर? ये नाम सुनते ही तनिषा चौंकते हुए बोली, साला ये तो वही आदित्य कपूर है ना जो वर्ल्ड का सबसे यंग एंड रिचेस्ट पर्सन में से एक है। वो कुछ साल पहले ही इंडिया वापस आया था और इंडिया आते ही उसने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। बिजनेस वर्ल्ड का किंग है आदित्य कपूर। एक से एक बड़े प्रोजेक्ट्स ज्यादातर उसी के हाथ लगते हैं। क्या तू आदित्य को जानती है? और वो भी उसके बारे में इतना कुछ? मगर आखिर कैसे? आन्या हैरान और सरप्राइज होते हुए तनिषा से बोली तो तनिषा आदित्य की तारीफ करते हुए आगे बोलने लगी, हाँ मैं आदित्य कपूर को जानती हूँ। मेरी दूर की दीदू उनकी कंपनी में काम किया करती है तो वो ही मुझे आदित्य कपूर के बारे में इतना कुछ बताती रहती है। उनकी फोटो को मैंने मीडिया और मैगजीन में काफी बार देखा है। क्या हॉट बंदा है यार वो। बिल्कुल कामदेव का अवतार लगता है। तनिषा के ऐसा बोलने और आन्या घूरते हुए उसे देखने लगी। वो अपने दिल में साफ साफ जलन महसूस कर पा रही थी। तनिषा जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अपनी आंखें चमकाते हुए बोली, वैसे उसे ज्यादा मीडिया में आना पसंद नहीं है मगर जब भी वो मीडिया या किसी मैगजीन में छपकर आते हैं तो पूरी दुनिया में ही छा जाते हैं। वो काफी ज्यादा काइंड भी है।
वो हर साल करोड़ों अरबों रुपए की डोनेशन करते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इतना ही नहीं, वो देश की आर्मीज, सीबीआई और पुलिस के साथ मिलकर टेररिस्ट, अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स और इल्लीगल तरीके की स्मगलिंग्स का भी काफी बारीकी से सफाया करते हैं। इसी कारण उनके दुश्मन की संख्या भी काफी ज्यादा है। तुम्हें पता है, पूरी मुंबई तो क्या बल्कि आधे से भी ज्यादा इंडिया उन्हें डेविल किंग के नाम से जानता है। बिजनेस किंग तो है ही, मगर साथ ही साथ डेविल किंग भी हो यार, क्या पर्सनेलिटी और लुक है उसका। मैनू तो प्यार ही आ गया। आन्या, जो तनिषा की हर बात सुनने के बाद शौक होकर अपना मुंह खुला करे बैठी थी, उसे यकीन नहीं हुआ कि शैतान कभी इतना दयालु भी हो सकता है। मेरा राक्षस पति वास्तव में ऐसा है, और ये बात मुझे बता कौन रहा है? ओह गॉड, मैं उनकी पत्नी होने के बाद भी उन्हें नहीं जान पाई, और यहाँ बाहर हर कोई उसके बारे में इतना कुछ जानता है। साला, अपुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान ने हमें दुनिया के सबसे अमीर और हैंडसम डेविल के पास भेजा है। मतलब मैं भी अब दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। आन्या खुद पर मन ही मन प्राउड फील करते हुए बोली। वो आज काफी खुश थी। उसे आदित्य के बारे में इतना कुछ जानकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी दीदू तो मुझे ये भी बता रही थी कि वो काफी ज्यादा अरोगेंट भी है, बिल्कुल डेविल की तरह। लड़कियां उसके आसपास भटक जाए ये बात उसे बर्दाश्त भी नहीं होती है। कहीं वो गए तो नहीं? तनिषा ने आन्या की तरफ देखते हुए पूछा और फिर कुछ याद करते हुए बोली, अरे हाँ, याद आया। मेरी दीदू मुझे बता रही थी कि कुछ दिन पहले एक सुंदर सी बनी गर्ल रेड ड्रेस में आदित्य के साथ आई थी। जब आदित्य के साथ एक लड़की को बाकी लड़कियों ने देखा तो वो काफी ज्यादा जेलीस होने लगी। यार, कौन हो सकती है वो इतनी लकी गर्ल? तनिषा आन्या की आंखों की ओर देखते हुए बोली, जो लगातार उसे ही घूर रही थी। आन्या घूरते हुए तनिषा से बोली, वो मैं ही थी। ओह अच्छा, तुम। एक मिनट, क्या कहा तुमने अभी? जरा दोबारा कहना। तनिषा अटकते हुए बोल ही रही थी, तभी उसे कुछ याद आया और वो अपनी आंखें शौक के मार बड़ी बड़ी करते हुए बोली, एक मिनट, तुम्हें साक्षात आदित्य कपूर ने किडनैप किया? मगर क्यों? क्या ये सच है? आन्या ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोला, सिर्फ किडनैप ही नहीं किया, जबरदस्ती शादी भी की है। इतना बोलकर आन्या ने अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र तनिषा को दिखा दिया। आन्या के गले में मंगलसूत्र देख तनिषा चौंकते हुए बोली, तुम्हारी शादी आदित्य कपूर के साथ हुई है? ये कब हुआ बे? तुम एक शादीशुदा औरत कब से बन गई? तनिषा अपना सर पकड़ते हुए बोली। वो इस ट्रुथ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। आन्या को अपनी दोस्त तनिषा के फेस एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे थे मानो उसने गॉडजिला और कॉन्ग को आपस में लड़ाई करते हुए देख लिया हो। तभी करण, जो कि तनिषा और आन्या का दोस्त था, वो वहां आया। उसकी नजर तभी आन्या पे पड़ी। इतने दिनों बाद आन्या को देख वो भी तनिषा की तरह ही शॉक हो गया था। आन्या, तुम कब आए? मैंने तुम्हें उस दिन मॉल में देखा था। तुम लड़कों के कपड़ों में थी और विग भी तुमने लड़कों वाली ही पहन रखी थी। वो लोग कौन थे और तुम्हें अपने साथ पकड़कर क्यों ले गए? उन दिन मैंने जब गाड़ी का नंबर नोट कर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब ना जाने क्यों मगर डर के मारे उन लोगों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। इसका मतलब वो लोग सच में काफी ज्यादा खतरनाक रहे होंगे। करण ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया था। आन्या करण की बातों को सुन थोड़ा सकपकाते हुए बोली, वो लोग मेरे रिश्तेदार थे। खैर ये बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम भी उस वक्त मॉल गए हुए थे? ये सुनकर करण बोला, मैं तब रेसिंग कर रहा था। मगर रेस तो तुम जीत गई थी उस दिन। ये आन्या को उस दिन जो हुआ वो सब याद आने लगा। वैसे इस चुहिया को क्या हो गया? करण तनिषा के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोला। तनिषा होश में वापस आकर आन्या से हैरान होते हुए बोली, वाह आन्या, यू आर सो लकी। लड़कियां आदित्य कपूर को खुद के साथ इमेजिन करती है और तुम तो सीधा उनकी वाइफ बन गई। तुमने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है तुम्हें पता भी नहीं होगा। क्या कहा तुमने? शादी कर ली है, पर वो भी आदित्य कपूर से? करण चौंकते हुए बोला तो आन्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये सुनकर तो करण का दिल मानो 1000 टुकड़ों में ही बट गया था। इसमें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतने सालों से उसकी दोस्त रहने वाली आन्या कुछ दिन पहले गायब क्या हुई, उसकी शादी ही हो गई। मतलब अब उसका कोई चांस ही नहीं था। क्या तुम इस शादी से खुश हो? करण ने सैद आवाज में कहा। आन्या ने करण का सार सुन ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो वाकई में इस शादी से खुश हो, वरना तो उसका सपना काफी धूमधाम से शादी करने का था। मगर वो इस बात को नकार भी नहीं सकती थी कि उसको दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मिला था। मगर आज तक आदित्य ने कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी कि वो उससे सच में प्यार करता है या फिर नहीं।
आन्या बस एक बार आदित्य के मुंह से अपने नाम समेत वो 4 मैजिकल वर्ड सुनना चाहती थी। आई लव यू आन्या। मगर वो शैतान कभी रोमांटिक हो सकता था? शादी वाले दिन भी उसके फेस एक्सप्रेशन इनविजिबल थे। आन्या को तब एक पल के लिए उस फोटोग्राफर पे तरस आया कि वो किस शेर की फोटो क्लिक कर रहा है। करण ने आगे कुछ नहीं कहा और वो शांति से बैठ गया। शाम का वक्त था और आन्या स्टडी चेयर पे बैठ अपना होमवर्क कर रही थी। उसने आज पिंक और व्हाइट कलर के मिक्सचर की कोरियन गर्ल्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आती थी। उसने अपने ब्राउन बालों का कोरियन गर्ल्स के बालों को तरह दिखने वाला जूड़ा बना रखा था जिसकी कुछ लटें बाहर निकल आई थी। वो काफी सुंदर लग रही थी। काफी देर तक अपना सर मारने के बाद भी आन्या को मैथ्स का एक भी सवाल समझ में नहीं आया। साला एक भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है और दिमाग का दही हो रहा है वो अलग। आन्या अपना सर पकड़ते हुए बोली। आदित्य जो कि का जल्दी ऑफिस से आ गया था वो अभी भी बिजनेस शूट में मौजूद था। वो काफी शांति से बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी बैंक की आवाज के साथ उसका ध्यान टूटा और उसने उस डायरेक्शन में देखा जहां से वो आवाज आई थी। आदित्य ने देखा कि आन्या ने अपना सर जोर से टेबल पे मारा था और अब वो अपना सर रब करते हुए गुस्से से अपनी नोटबुक को देख रही थी। आदित्य उसके पास चलकर आया और अपनी नर्म मगर भावहीन आवाज के साथ टेबल के किनारे पर अपना हाथ सटाते हुए बोला, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया? आन्या आदित्य की आवाज सुन उसकी ओर देखती है और फिर सवाल पर उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग खराब हो गया है इसे बार बार सॉल्व करके। क्या मैं मदद करूं? आदित्य ने जब ऐसा पूछा तो आन्या हैरान होकर बोली, डू यू नो मैथ्स? आदित्य ने आन्या की ब्राउन आंखों में देखते हुए हम में जवाब दिया। उसका जवाब पाकर आन्या खुश हो गई। वो खुश इस बात से भी थी कि कम से कम आदित्य उसके पास तो आया। आदित्य ने पेन को पकड़ा और उस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से आन्या को नोटबुक में समझाने लगा। आन्या बड़ी बड़ी आंखें किए काफी ध्यान से नोटबुक में चल रहे पेन को देख रही थी। क्या यही इसका आंसर है? आदित्य का सवाल सुनकर आन्या होश में वापस आई और आंसर को देख वो हैरान मगर खुश होते हुए बोली, इट्स मैजिक। तुमने बिल्कुल सही जवाब निकाला है। तुम्हें इतनी आसानी से ये कैसे कर लिया? आन्या की बात पर आदित्य ने बस अपनी पलकें झपका दी। आन्या को न केवल वो सवाल समझ में आ गया था बल्कि उसे आज ये भी पता चल गया था कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैथ्स टीचर उसी के पास रह रहा था। मंगल आदित्य एक टीचर होता तो कोई भी लड़की क्लास को मिस नहीं करती। आन्या अब खुद पे मन ही मन प्राउड फील कर रही थी। आन्या चेयर से उठी और आदित्य को जबरदस्ती चेयर पे बैठाने लगी। ये देखकर आदित्य को कुछ समझ तो नहीं आया मगर फिर भी वो उसकी चेयर पे बैठ गया। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा तो आन्या ना एक हैप्पी स्माइल के साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी। आन्या फूल के जैसे अपने कोमल हाथों से आदित्य के शोल्डर और हेड पे मसाज करते हुए बोली, तुमने इतने कम टाइम में मुझे इतनी अच्छे तरीके से सवाल समझाया है तो मुझे तुम्हें ट्रीट तो देना बनता ही है। आदित्य को समझ नहीं आया कि आन्या किस ट्रीट की बात कर रही थी। तभी आन्या आदित्य के शोल्डर्स और हेड की मसाज करते हुए बोली, तुम जरूर थक गए होंगे। क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही तुम्हारी मसाज कर सकती हूँ? आन्या ने अपनी आंखों को रोल रोल करते हुए कहा। आदित्य को अब जाकर समझ में आया कि आन्या इस ट्रीट की बात कर रही थी। खैर ये काफी क्यूट थी। आदित्य को सच में अपने सर और कंधों में आराम महसूस हो रहा था। वैसे भी आन्या का टच उसे काफी ज्यादा रिलैक्स फील करवाता था। शायद उसकी स्किन में ही कुछ मैजिक था। तभी आन्या अपनी हाथों की उंगलियों को आदित्य के शोल्डर में चलाते हुए बोली, वैसे तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं तुम्हें मसाज दे रही हूँ, वरना तो मैंने इन हाथों से अब तक लोगों की हड्डियां ही तोड़ी है। ये सुनकर आदित्य ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। ये लड़की। आदित्य एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला। तभी आन्या की महिम आवाज उसके कानों में पड़ी। वो अपनी महिम आवाज में उससे कुछ पूछ रही थी। हे, क्या तुम मेरे मैथ्स टीचर बनोगे? मैथ्स में तुम काफी अच्छे हो। वैसे भी 2 महीने बाद मेरे 100 आ रहे हैं। आन्या के इस सवाल पर आदित्य अपनी भावहीन आवाज के साथ बोला, और बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो? आदित्य ने जब ये सवाल किया तो आन्या अपनी आइस को गोल गोल घुमाते हुए कुछ सोचते हुए बोली, तो बदले में तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है। फिर आन्या ने पीछे से चेयर पे बैठे आदित्य के गले में अपनी बाहें डालते हुए उसके बालों पे किस करते हुए बोलने लगी, माय डेविल मॉन्स्टर, मैं तुम्हें रोज किस्सी दे सकती हूँ। बोलते हुए आन्या ने आदित्य के गाल पर किस कर लिया। हालांकि आदित्य के गाल और किस करने की वजह से उसकी हल्की सी दाढ़ी आन्या के नर्म होठों पे चुभ गई थी।
आन्या सीधा आदित्य की गोद में कल रात वाली पोजीशन में बैठ गई और आदित्य की स्ट्रांग नेक को अपने सॉफ्ट हाथों से पकड़ उसके होठों को उन होठों से ब्लॉक कर उसे किस करने लगी। जहां आन्या की आंखें किस करते टाइम बंद थी तो वहीं आदित्य शॉक होकर आन्या को देख रहा था। आन्या ने कल की तरह ही उसको वाइल्डली किस किया था। कुछ देर बाद आन्या आदित्य से अलग हुई और उसके लिप्स को अपने हाथों से पोंछते हुए बोली, ये रहा तुम्हारा आज का इनाम। अगर मेरे मैथ्स में हाई मार्क्स आए तो मैं तुम्हें। आन्या आगे बोलते हुए बीच में ही रुक गई जब उसे खुद की बात का पीछे का मतलब समझ में आया। हे भगवान, मैंने फिर से डबल मीनिंग वाली बात कर दी। पता नहीं मेरा राक्षस पति मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा सोच रहा होगा। खुद को मन में कोसते हुए आन्या ने अपना सर ऊपर करके अपने से लंबे आदित्य को डरी सहमी नजरों के साथ उसकी गहरी काली नशे से भरी आंखों में देखा। आदित्य के चेहरे पे भावना देखकर आन्या अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, तो मैं तुम्हें मेरी फेवरेट कैंडी दूंगी। तुम्हें क्या लगा? आन्या अपनी एक आईब्रोज ऊपर उचकाते हुए बोली। मगर आदित्य उसका सवाल सुनने के बाद उसे घूर कर देखने लगा। उसे खुद की ओर घूरता हुआ पाकर आन्या खांसते आदित्य को डांटते हुए बोली, कितनी डर्टी माइंडेड हो यार तुम। अपना दिमाग गलत दिशा में मत दौड़ाया करो वरना तुम ठरकी कहलाओगे। तुम्हें मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? मगर आदित्य ने यह सुनकर आन्या की बेक को टेबल से सटा दिया और अपना चेहरा आन्या के चेहरे के बेहद लाते हुए बोला, तो तुम मुझे अच्छे मार्क्स के बदले अपनी फेवरेट कैंडी देना चाहती हो? अगर तुम कहो तो मैं कैंडी का भरा पूरा मार्केट तुम्हें दे सकता हूं। मुझे जो तुमसे चाहिए है वो कैंडी नहीं बल्कि तुम हो। क्या तुम मुझे खुद को हमेशा के लिए सौंप दोगी? अपनी बात खत्म करने के बाद आदित्य ने आन्या की आंखों में देखा जो अपनी आंखों को बड़ा किए उसे ही देख रही थी। आदित्य ने सोचा कि क्या इस लड़की को उसकी कोई भी बात समझ में आई है। उन दोनों की नोज आपस में टच कर रही थी। आदित्य का मन तो किया कि अभी उसे जाकर के किस कर ले और खुद को उससे 1 इंच भी दूर ना करे। क्या तुम्हारे पास सच में तुम्हारे पास कैंडी का मार्केट है? आन्या अपनी भूरी आंखों को बड़ा करते हुए मासूमियत से बोली। आदित्य उसका सवाल सुनकर हम बोलता है। तभी आन्या आदित्य की गहरी काली आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी ही हूं। ये सुनकर आदित्य को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने शहद घोल दिया हो। तभी आन्या आदित्य के अरमानों के शहद में पानी मिलाने हुए बोली, इसीलिए तुम वो कैंडी का मार्केट मेरे नाम कर देना। आदित्य ने जब ये सुना तो वो खा जाने वाली नजरों से आन्या को देखने लगा। वहीं आन्या आदित्य के फेस एक्सप्रेशंस को नजरअंदाज करते हुए ऊपर छत की सीलिंग की ओर देखते हुए आन्या हैप्पी होकर बोली, और अगर तुम्हारे पास चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ मार्केट हो तो प्लीज वो भी मेरे नाम कर देना। और हाँ, मुझे ना टमेटो वाली चिप्स ज्यादा अच्छी लगती है, वो खाने में बड़ी ही टेस्टी होती है, तो तुम मुझे टमेटो वाली चिप्स लाकर दे देना। लास्ट वाली लाइन आन्या ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा था। मगर आदित्य को खा जाने वाली नजरों से खुद को घूरता हुआ पाकर आन्या की बोलती बंद जो गई। क्या हुआ, मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया क्या? मैंने ज्यादा थोड़ी ना मांगा है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे टमेटो फ्लेवर वाली चिप्स मत देना। ये कहकर आन्या सीटी बजाने लगी। मगर अब भी आदित्य को अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर आन्या फ्रस्ट्रेट होकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे मेरी टेस्टी कैंडी वाला मार्केट ही दे देना। मैं अपनी डिलीशियस कैंडी खाकर ही काम चला लूंगी। ये सुनकर आदित्य आन्या की सॉफ्ट चिन को अपनी हार्ड उंगलियों से पकड़ते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब चला गया। आदित्य फिर आन्या की भूरी आंखों में देखते हुए सिडक्टिव आवाज में बोला, मुझे भी डिलीशियस कैंडी पसंद है। ये सुनकर आन्या शॉक और हैरान होते हुए बोली, व्हाट? तुम कैंडी खाते हो? कौन से फ्लेवर की? आदित्य आन्या का सवाल सुन अपनी नशे से भरी आवाज के साथ बोला, मुझे तो सिर्फ एक ही फ्लेवर पसंद है और वो है मेरी आन्या, सिर्फ और सिर्फ मेरी आन्या। अपनी बात खत्म करने के बाद आदित्य ने आन्या के लिप्स को देखा जो बिल्कुल लाल कैंडी को तरह थे। आदित्य ने आन्या को सोचने समझने का मौका दिए ही उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया और अपने एक हाथ से आन्या का चेहरा पकड़ आन्या को पैसिनेटली किस करने लगा। आन्या जिसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई थी वो आदित्य के अभी थोड़ी देर पहले गए शब्दों को याद करने लगी। तो इसका टेस्टी कैंडी से मतलब मेरे लिप्स से था। 1 मिनट, उसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी आन्या कहा। क्या आदित्य भी उससे प्यार करता है? आन्या खुद से बोल ही रही थी तभी उसे फील हुआ कि आदित्य उसे अपनी गोद में उठा के उसे बेड की ओर ले जा रहा है। जैसा कि आन्या ने सोचा था, आदित्य ने आन्या को बेड पे बड़े ही प्यार से लेटा और दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उन दोनों के होंठ अभी भी आपस में मिले हुए थे।
आदित्य आन्या के उसे आपने के बाद उसे फिर से उसी पेशेंट के साथ की किस करने लगा। उसके दोनों हाथ आन्या की गर्दन और कमर को कसकर पकड़े हुए थे। वहीं आन्या के हाथ भी अब आदित्य के बालों और पीठ पर चलने लगे थे और वो अपनी आंखों को बंद कर उस किस को एंजॉय करने लगी थी। आदित्य को उसको हंग्रीली किस करना आन्या को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। उसे आदित्य का टच कभी बुरा लगा ही नहीं था, इसीलिए तो उसने ने अपने दिल में आदित्य को धीरे धीरे उतारना स्टार्ट कर दिया था। वो पेशनेट किस अब और भी ज्यादा हंग्री किस में तब्दील हो गई थी। वो दोनों ही लव बर्ड्स काफी देर तक एक दूसरे को की किस करते हुए खोए रहे। लगभग 30 मिनट की लॉन्ग डीप सेटिस्फाई किस के बाद आदित्य ने आन्या के लिप्स को छोड़ दिया। आदित्य आन्या की उखड़ती हुई सांसों को देख अपने होठों के कोना को तिरछा करते हुए बोला, ये थी मेरी फेवरेट कैंडी, और इस डिलीशियस कैंडी से भरा पूरा मार्केट ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आन्या हांफते हुए बोली, समझ गई तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। ये किस काफी डिलीशियस थी यार। आदित्य ने जब आन्या के शब्दों को सुना तो उसके होठों की वो सरकास्टिक स्माइल अब और भी ज्यादा गहरी हो गई। तभी आन्या आदित्य को घूरते हुए बोली, और क्या हुआ अगर तुम्हारा फ्लेवर और टेस्ट आगे जाकर बदल गया तो। ये सुनकर आदित्य गुस्से से आन्या को ऐसे घूरने लगा मानो वो उससे बोल रहा हो, क्या तुम्हें मुझ पे जरा सा भी विश्वास नहीं है। आदित्य तभी आन्या के चेहरे पे झुककर उसकी आंखों में आंख डालकर हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर आन्या ने अपनी बाहों को आदित्य के गले में डाल दिया और उसे थोड़ा और उकसाते हुए सिडक्टिव आवाज में बोली, और अगर तुम्हारी फेवरेट कैंडी से भरे मार्केट को मैंने किसी और लूटा दिया तो। ये सुनकर आदित्य के फेस के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा डार्क हो गए। आन्या और उसके लिप्स किसी और के हो जाए ये आदित्य कभी सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था। आदित्य आन्या की गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए दांत पीसते हुए बोलने लगा, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की। आज कह दिया है, आइंदा से ये बेहुदा ख्याल जबान और दिमाग में गलती से भी मत लाना। याद रखना तुम तो क्या तुम्हारी सोच भी मेरी मर्जी के बिना किसी और तक नहीं जा सकती। आदित्य का डेविल रूप देख आन्या डर गई, मगर अगले ही पल वो अपने डर को छुपाते हुए अपनी दोनों बाहें आदित्य के गले में डाल आदित्य के लिप्स पर किस करते हुए बोली, बेबी कम डाउन, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। आदित्य जो आन्या के मुंह से बेबी शब्द सुनकर हैरान हो गया था, वो आन्या के आगे के सेंटेंसेज को सुन वार्निंग देते हुए उसे बोलने लगा, ऐसा मजाक गलती से भी दोबारा मत करना। आन्या आदित्य की वार्निंग को सुन अपनी आंखें बंद कर एक स्माइल के साथ बोली, माय डेविल, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा है। ये सुनकर आदित्य ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर किया और आन्या के ऊपर से उठकर रूम से बाहर चला गया। आदित्य को आन्या की बात सच लगने लगी थी। तो क्या मैंने सच में उसे बिगाड़ दिया है। ये सब सोचते ही आदित्य के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। आन्या ने जब आदित्य को ऐसे अचानक से बाहर जाते हुए देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बाहर क्यों चला गया। आन्या अपना सर खुजाते हुए बोली और वापस मैथ्स पढ़ने बैठ गई। शाम का वक्त था और आन्या फिर से आदित्य के साथ गन शूटिंग की प्रैक्टिस करके मैंशन के अंदर आ रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक हैंडसम लड़के पर पड़ी जिसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और एलिगेंट थी। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा आदित्य की शक्ल से मिलता हुआ लग रहा था। आदित्य का बेटा भी है और वो भी उसकी ही उम्र का। आन्या अपना सर खुजाते हुए बोली। तभी उसे ये याद आया कि इस लड़के को तो उसने उस दिन मॉल में देखा था। सभी लोग उसे सुपरस्टार शौर्य भी बोल रहे थे। एक मिनट, ये तो वही सुपरस्टार है ना जिसकी करोड़ों लड़कियां बावालों की तरह दीवानी है, और मेरी चुहिया भी इसके पीछे पागल है, लेकिन इसकी शक्ल आदित्य से क्यों मिल रही है। खुद से बड़बड़ाते हुए आन्या ने आदित्य को घूरते हुए पूछा, तुम्हारा एक बेटा भी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जब आदित्य ने ये सुना तो वो गुस्से से घूरते हुए आन्या से बोला, क्या बकवास है, किसने कहा वो मेरा बेटा है। तो फिर वो क्या है, आन्या बोली। आदित्य आन्या का सवाल सुन बिना भाव के जवाब देते हुए बोला, मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर आन्या शौक होकर आदित्य को देखने लगी, मगर तुम्हारा भाई तो क्रिस है ना। वो मेरा कजन है, शौर्य मुझसे 2 साल छोटा है। आदित्य आन्या को ठीक से समझाते हुए बोला। अब आन्या को समझ में आया, मगर आन्या को आदित्य की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी शौर्य की नजर आदित्य पर पड़ी जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वहीं आन्या उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। आन्या को देखते ही शौर्य की आंखों में चमक आ गई, मगर जब उसकी नजर आन्या जी गले में मौजूद मंगलसूत्र पर पड़ी तो उसकी वो चमक गायब हो गई। उस दिन मॉल में आन्या को एक नजर देखते ही शौर्य को आन्या से प्यार हो गया था।
उसने तो सोचा था कि शायद वो हितेश या फिर बड़े भाई की दोस्त होगी, मगर उसके बड़े भाई तो लड़कियों से दूरी बनाए रखते थे। मगर क्या पता शायद वो उनकी दोस्त निकल जाए तो। वैसे भी शौर्य को आदित्य से काफी नफरत भी थी। दरअसल शौर्य को एक्टिंग ज्यादा पसंद थी तो वो एक्टिंग में अपना करियर बना रहा था। मगर आदित्य के दादा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनके पोते पोती लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए का काम करे। शौर्य के दादाजी शौर्य को सफल बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, मगर जब उन्हें ये पता चला कि शौर्य एक्टिंग में अपना करियर बना रहा है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो आदित्य को एक सैंपल उसे सुनाने लगे, जिसके कारण शौर्य को आदित्य से चिढ़ और नफरत होने लगी थी। बचपन से ही शौर्य को उसके दादाजी और डैड के द्वारा आदित्य का एक सैंपल सुनने को मिलता था, जिसके कारण उसे आदित्य से नफरत होने लगी थी। बस इसी कारण शौर्य ने अपने दादाजी और डैड से बोलना छोड़ दिया था और आदित्य से भी उसने दूरी बना ली थी। हितेश भी उस दिन मॉल में शौर्य को देखकर इसीलिए चिढ़ गया था क्योंकि वो अपने बॉस और शौर्य के बीच के रिश्ते को अच्छे से जानता था। इसीलिए हितेश भी शौर्य को इग्नोर करता था। तुम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एक्टर हो ना, आन्या शौर्य के पास आकर बोली। शौर्य ने आन्या के सवाल का जवाब हम दिया। पूरा नहीं बोल सकता था, बिल्कुल अपने भाई जैसा अरोगेंट है। आन्या चिढ़ते हुए खुद से बोली और फिर शौर्य की और एक पेन और पेपर पकड़ाते हुए बोली, मेरी दोस्त तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। अगर मैं उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ दूंगी तो उसे काफी खुशी महसूस होगी। ये सुनकर शौर्य ने एक नज़र पेन और कॉपी की और देखा और फिर पेपर पर अपना सिग्नेचर करते हुए बोला, और तुम? शौर्य का सवाल सुन आन्या अपना सर खुजाते हुए बोली, मैंने भी अपनी फ्रेंड के साथ तुम्हारी कई सारी मूवीज देखी है। तुम सच में कमाल के एक्टर हो। ये सुनकर शौर्य खुश हो गया कि कम से कम आन्या ने उसकी मूवीज को देखकर उसकी तारीफ तो की है। हे, क्या तुम मैरिड हो? शौर्य ने आदित्य को देखते हुए सवाल किया। आदित्य, जो आन्या के द्वारा नजरअंदाज होने से थोड़ा गुस्से में था, उसने भी आन्या की ओर देखा मानो वो भी शौर्य की तरह उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। आन्या आदित्य को देख एक स्माइल के साथ बोली, हाँ, मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ हुई है। मगर भाई को तो लड़कियां पसंद ही नहीं थी। शौर्य के ऐसा बोलने पर आन्या अपनी आंखों को हैरानी के मारे बड़ा करते हुए बोली, क्या तुम्हारा भाई पहले गया था? आन्या के मुंह से सुनकर दोनों के ही चेहरे मानो ऐसे हो गए मानो किसी भी वक्त वो दोनों उल्टी कर सकते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी उल्टा सीधा सोचती रहती हो। अगर मैं गए होता तो क्या मैं तुमसे शादी करता? आदित्य के ऐसा कहने और आन्या अपना एक हाथ अपने सर के पीछे ले जाते हुए आक्वर्ड होकर बोली, पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। सॉरी, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। ये सुनकर आदित्य आन्या से बोला, जाओ अब अंदर जाओ। आन्या ने ज्यादा बकवास नहीं और आदित्य की बात मानकर वो चुपचाप अंदर चली गई। आन्या के जाने के बाद आदित्य सीधा शौर्य के सामने बैठ गया। उसका एक पैर अपने पैर के ऊपर था और अपने एक हाथ में सिगार जलाकर उसके लंबे कस भर रहा था। वो किसी कोल्ड किंग की तरह लगा रहा था जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, मगर वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक था। कैसे आना हुआ? आदित्य ने बिना किसी इमोशन के पूछा। शौर्य ने आदित्य का सवाल सुन कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं देना चाहता था, मगर फिर भी वो आदित्य से पूछ ही बैठा, अपने आन्या से शादी की? मगर आपको तो गर्ल्स से सख्त नफरत थी ना, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपने उससे शादी कर ली? शौर्य का सवाल सुन आदित्य सिगार के धुएं हो हवा में उड़ाते हुए बिना किसी इमोशन के एक वर्ड में ही रिप्लाई दिया, लव। ये सुनकर शौर्य हंसा और बोला, झूठ, प्यार, और वो भी आपको? मैं नहीं मानता। अगर कोई और वजह हो तो फिर बताओ। और वजह है, मगर मैं बताना जरूरी नहीं समझता। आदित्य की आवाज कॉल थी। ये सुनकर शौर्य ने अपने होठों को कोने को तिरछा किया और आदित्य से बोला, अगर आपने आपने आन्या से फोर्सफुली शादी की होगी तो? हाँ, मैंने की है। आदित्य के ऐसा बोलने पर शौर्य ने फेंक हंसी हंसते हुए कहा, बचपन से लेकर आज तक आपको जर चीज परफेक्टली मिली है। चाहे घर वालों का प्यार हो या फिर सक्सेस, दोनों में से ही किसी की कोई कमी नहीं हुई है आपको। अब तो आन्या भी आपके पास आ गई है। स्टार्टिंग में जब मैंने आन्या को मॉल में देखा था तो आन्या से मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया था। मगर मैं ये नहीं जानता था कि आन्या आपकी है और शादी करने के बाद अब वो आपकी हो चुकी है। मगर खैर कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आया था। एंजॉय योर मैरिज लाइफ। अपनी बात खत्म करने के बाद शौर्य ने आदित्य की आंखों में देखा जो शायद थोड़ा गुस्से में लग रहा था। ये देखकर शौर्य मुस्कुराया और आदित्य से बोला, डोंट वरी बिग ब्रदर, मेरे अंदर कपूर खानदान का खून बह रहा है। मैं किसी और की पत्नी को उसके पति से बिल्कुल भी नहीं छीन सकता हूँ, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए।
लेकिन आदित्य ने शौर्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। भले ही उसका छोटा भाई उससे नाराज था, मगर वो इतनी गिरी हुई हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। आदित्य इस बात को अच्छे से जानता था और वो शौर्य की आंखों को पढ़कर उसके अंदर के भाव को आसानी से पहचान भी सकता था। दिल टूटने के बाद शौर्य कितना दुखी था, ये आदित्य शौर्य की आंखों में साफ साफ देख सकता था। मैं शूटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ अब, कहते हुए शौर्य जैसे ही उठकर वहां से जाने लगा, तभी आदित्य अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी न्यू मूवी ब्लॉकबस्टर रही, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। शौर्य ये सुनकर जाते हुए बीच में ही रुक गया। उसे अपने दिल में खुशी महसूस हुई, मगर वो बिना पीछे मुड़े बिना भाव के आदित्य से बोला, थैंक्स। एक वर्ड बोलने के बाद शौर्य बिना पीछे मुड़े वहां से तुरंत चला गया। आदित्य अपने पॉकेट में हाथ डालकर बस मुस्कुरा दिया। उसकी खूबसूरत मुस्कान ये बता रही थी कि शौर्य कभी आदित्य से नफरत कर ही नहीं सकता था। बस शौर्य को गलतफहमी थी, जो शायद कभी ना कभी तो दूर होने वाली ही थी। शायद ये टाइम सही हो, ये सोचते हुए ही आदित्य अपने रूम में चलाई गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आन्या फ्रेश होकर लिविंग एरिया में आई। वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे आज कॉलेज भी जाना था। आन्या लिविंग एरिया में आई और उसकी नजरें सीधा आदित्य को ही ढूंढने लगी, लेकिन आदित्य ना उसे लिविंग एरिया में दिखा और ना कहीं और। क्या वो इतनी जल्दी फिर से ऑफिस चला गया? अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। आन्या इधर उधर देखते हुए बोली, तभी उसे एक सर्वेंट दिखा। तुम्हारे बॉस कहाँ है? आन्या ने उस सर्वेंट से सवाल किया। सर्वेंट बोला, बॉस तो अभी जिम गए होंगे। जिम? वो कहाँ है? आन्या ने उस सर्वेंट पे पूछा तो वो उसे वहां तक लेकर गया। आगे रेस्ट्रिक्शन एरिया था, इसीलिए सर्वेंट आगे नहीं गया। आन्या ने जिम के अंदर गई और जैसे ही अंदर का नजारा उसने देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही टाइप की चमक आ गई। वो यार, क्या जगह है, यहाँ कितनी सारी मशीनें हैं। अब तो मैं भी अपने 6 एप्स बनाऊंगी। आन्या उन मशीनों को देखते हुए बोली। आन्या मशीनों को देख ही रही थी कि तभी उसे पंचिंग बैग्स को तेज तेज मारने की आवाज सुनाई देती है। साला कौन है बे जो इतनी तेज तेज पंचिंग बैग को धोबी की तरह धो रहा है? इतना तो हमारी माँ भी हमको बचपन में नहीं धोती थी। आन्या ये अब सोचते हुए उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। आन्या जब वहां गई तो उसने साइड में कुछ दूरी पर जाकर के देखा कि कोई 6 फुट 5 इंच की हाइट वाला टॉल लड़का, जो कि अंडर शर्ट था और सिर्फ ट्राउजर में ही मौजूद था, वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उस लड़के की पीठ आन्या की तरफ थी, जिसके कारण आन्या उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, मगर वो इतना जरूर समझ गई थी कि ये लड़का कौन था। वो लड़का कोई नहीं बल्कि आदित्य था। 1 मिनट के लिए आन्या भी आदित्य की मस्कुलर और पसीने से भीगी हुई बैक, हाथों और पैरों में खो गई थी। पसीने की बूंदें आदित्य की पीठ और गिले बालों से टपक कर नीचे गिर रही ही, जो उसके लुक्स में 4 चांद लगा रही थी। आदित्य इस वक्त काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदित्य पंचिंग बैग पे जोर जोर से पंच मारते हुए बिना पीछे मुड़े बोला। आन्या एक पल के लिए हैरान हो गई और आदित्य से पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैंने तो कोई शोर भी नहीं किया था। उसका सवाल सुन आदित्य पीछे मुड़कर आन्या को देखने लगा। आन्या अपनी आंखें बड़ी कर आदित्य के बाइसेप्स के कट्स, एटेप्स से पसीने की बूंदों को टपकते हुए देखने लगी। आदित्य के बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे, उनसे भी पानी टपक रहा था, जिसके कारण वो और भी हॉट और हैंडसम लग रहा था। उसके आर्म पर एक बर्थ मार्क था। वो टैटू काफी अलग टैटू था। सूरज और उसके अंदर एक स्टार वाला वो टैटू जन्म से ही आदित्य के हाथ पे मौजूद था, जिसे आदित्य छुपा के रखता था। वो उस टैटू में बेहद ही हॉट लगा रहा था। आदित्य आन्या के करीब आते हुए बोला, तुम्हारी हल्की आहट को भी मैं पहचानता हूँ। तुम्हारी खुशबू को मैं बेहद करीब से जानता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मुझे एक खुशनुमा एहसास कराती। नहीं जानता ये एहसास क्या है? बस इतना जानता हूँ कि तू होती जब मेरे आसपास है, ये एहसास लगता मुझे बड़ा खास है। तभी आदित्य आन्या के बेहद करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचते हुए उसकी आंखों में देख आगे की लाइन गाने लगा, मेरी रूह की आवाज हो तुम, जान मेरे लिए बहुत खास हो तुम। आदित्य के मुंह से रोमांटिक बातें सुन आन्या की आंखें मानो शौक के मारे बाहर आने को हो गई। इसने मुझे जान कहा, इसने मुझे खास कहा। क्या सच में आदित्य ऐसी रोमांटिक बातें करना भी जानता है? आन्या ने शर्माते हुए खुद से कहा और आदित्य से बोली, तुम इतने रोमांटिक कब से बन गए? क्या तुम किसी लव गुरु से क्लासेज ले रहे हो? उसका सवाल सुन आदित्य अपने होठों को आन्या के होठों के करीब ले गया और सिडक्टिव आवाज में बोला, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी लव गुरु की जरूरत नहीं पड़ने वाली, डियर वाइफी।
अपने सेंटेंस के लास्ट के 2 वर्ड आदित्य ने काफी सिलेक्टिव वे में कहा था, जिसे सुनकर आन्या के गोल मटोल क्यूट से गाल पिंक से सीधा लाल हो गए थे। आन्या का दिल आदित्य के मुंह से डियर वाइफी शब्द सुनकर काफी तेजी से धकड़ने लगा था। आन्या की क्यूटनेस आदित्य को उसका आदी बना देती थी और उसका यूं शर्माना आदित्य को अनकंट्रोल बना रहा था। कोई 20 साल का होते हुए भी शर्माते हुए बच्चों के जैसे क्यूट कैसे लग सकता है। आदित्य को आन्या अपनी उम्र से काफी यंग दिखती थी। भले ही आन्या 20 साल की थी, मगर वो दिखने में 16 साल की स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लगती थी। चाहे जो भी था, मगर अब ये स्लीपिंग ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ उसकी ही थी और अब कोई भी उससे छीन नहीं सकता था। आदित्य ने आन्या को कमर से पकड़ उसे पास वाली टेबल पे बैठा दिया, मगर अब भी उनकी हाइट सेम सेम नहीं हुई थी। आन्या की हाइट अभी भी थोड़ी कम लग रही थी, जिसके कारण आदित्य को हल्का झुकना पड़ रहा था। क्यूटनेस ओवरलॉर्ड, आदित्य ने जब ये कहा तो आन्या का शर्माना बढ़ता ही गया। आदि, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आन्या बड़े ही मुश्किल से बोल पाई थी। आन्या आदित्य से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जब आदित्य ने उसे उठाकर टेबल पे बैठाया तो उसने आदित्य की और एक बार भी देखा नहीं था। मेरी तरफ देखो, आदित्य ने आन्या को टिस करने वाले अंदाज में कहा, मगर आन्या अभी भी उससे आई कांटेक्ट नहीं बना पा रही थी। एक तो ऊपर से आदित्य शर्टलेस था और एक्सरसाइज करने की वजह से पसीने में भीगा होने के कारण वो और भी ज्यादा हॉट लग रहा था। उसकी रोमांटिक बातें सुनने के कारण वो अब उससे भला आई कांटेक्ट कैसे कर सकती थी। आन्या को अपनी ओर ना देखता हुआ पाकर आदित्य ने उसकी चिन को अपने एक हाथ से अंगुलियों को पकड़कर उसके चेहरे को सीधा किया और उसी हाथ के अंगूठे को वो आन्या के कैंडी की तरह लाल और स्ट्रॉबेरी की तरह रसीले होठों पर फहराने लगा। आदित्य के ऐसा करने से आन्या ने बड़े ही मुश्किल से उसकी आंखों की तरफ देखा। आदित्य के गिले बाल उसके माथे और आंखों पर आ रहे थे और उन्हीं बालों के बीच से उसकी गहरी काली नशे से भरी हुई आंखें आन्या को ही एकटक झांक कर रही थी। आदित्य के होठों की सरकास्टिक स्माइल स्मर्क आन्या के दिमाग को ठंडा करने का काम कर रही थी। उसका ये लुक उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ा रहा था। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, कहते हुए जैसे ही टेबल से नीचे उतरी तभी आदित्य ने उसकी पतली कमर को पकड़ वापस से उसे ऊपर उठा लिया। गिरने के डर से आन्या ने अपने पैरों को आदित्य की कमर के चारों ओर लपेट दिया था और अपनी बाहों को आदित्य के गले में डाल दिया था। थोड़ा ऊंचा होने की वजह से आन्या के बाल आदित्य के चेहरे पे बिखर आए थे। आन्या के बालों की खुशबू आदित्य को मदहोश कर रही थी। आदित्य ने आन्या को ऐसी ही पोजीशन में ही दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कॉलेज में थोड़ी ना छोड़ने जाता हूं जो तुम यहां मुझे देखने चली आई थी। ये सुनकर आन्या ने अपनी पलकों को नीचे कर लिया। हाँ, ये सच था, वो आदित्य को ही देखने के लिए यहाँ आई थी, मगर आदित्य को इस पोजीशन में वो देखेगी उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। चोरी पकड़े जाने के कारण आन्या एक्सक्यूज सोचते हुए बोली, वो मैं बस यहाँ तुम्हें ये बोलने के लिए आई थी कि क्या आज तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जा सकते हो। ये सुनकर आदित्य डेविल स्माइल करते हुए बोला, और बदले में मुझे क्या मिलेगा। आन्या आदित्य की डिमांड सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या चाहिए है तुम्हें। वही जो कल तुमने कहा था। आदित्य ने जब ऐसा कहा तो आन्या सिली को देखते हुए सोचकर बोली, अच्छा तो तुम किसकी बात कर रहे हो। डैम, आन्या ने अपनी बात काम खत्म करने के बाद आहिस्ता से आदित्य की गहरी काली आंखों में देखा। आन्या आदित्य की इस डिमांड और शर्मा के मारे पानी पानी हो गई थी। आन्या अपनी ब्लिशिंग को कंट्रोल करते हुए बोली, कल मैंने तुम्हें एक काफी सारी किसेस दी थी, तुम यो हफ्ते तक आराम से काम चला सकते हो। ये सुनकर आदित्य अपनी एक आईब्रोज ऊपर उचकाते हुए बोला, वो तो मैंने कल ही खा ली थी, अब मुझे नई चाहिए है। आदित्य की जिद देख आन्या ने आदित्य के गले से अपने दोनों हाथ निकाल अपनी आंखों पे लगा लिए। सी नो इविल, उसका लाल चेहरा उसे काफी क्यूट बना रहा था। आन्या को शर्माते देख आदित्य उसे छेड़ते हुए बोला, क्या ये वही आन्या है जो कल और परसों बेशर्मों की तरह मुझे खाए जा रही थी। ये सुनकर आन्या ने अपने आंखों के ऊपर से अपने हाथों को हटाया और बोली, वो तुम नाराज थे इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो तुम मुझे तभी किस करोगी जब मैं नाराज होऊंगा। आदित्य घूरते हुए आन्या से बोला। ये सुनकर आन्या ने नामे अपनी गर्दन हिला दी। आदित्य बोला, तो फिर देर किस बात की, जैसे कल तुमने मुझे किस किया वैसे ही आज करो, वरना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आदित्य की रोमांटिक धमकी सुन आन्या को आदित्य को किस करने के सिवाय अब और कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा था। उसने गहरी सांस ली और आंखें कसके बंद कर अपने लिप्स को आदित्य के लिप्स के पास ले जाने लगे। आदित्य खुली आंखों से आन्या के लाल फेस को देख रहा था। आदित्य का दिल इस वक्त काफी तेजी से धड़क रहा था।
जैसे ही आन्या के लिप्स ने आदित्य के लिप्स को छुआ, आदित्य के भी गाल लाल हो गए थे। डेविल शर्मा रहा था। अगर आन्या इस वक्त आदित्य के क्यूट और शाय फेस को देख लेती तो वो पक्का चक्कर खाके गिर जाती, क्योंकि आज तक न केवल उसने बल्कि किसी ने भी आदित्य को ये साइड नहीं देखी थी। उन्होंने देखा था तो बस आदित्य का शक चेहरा ही था। आन्या ही थी जिसने आज पहली बार आदित्य के अंदर के रोमियो को देखा था। आन्या आदित्य को लाइट किस करके जैसे ही अपनी आंखें ओपन करने वाली थी, तभी आदित्य ने आन्या को नीचे उतार दिया और उसकी आंखें खुलने से पहले ही वहां से बाहर चला गया। आन्या ने झट से अपनी आंखों को ओपन किया और बाहर जा रहे आदित्य को देखने लगी। इसे आज कल क्या हो जाता है? आन्या अपना सर खुजाते हुए बोली और वहां से बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पे भी एक अजीब सी शांति थी। आदित्य, जिससे आई कांटेक्ट करने से हर कोई डरता था, आज वो पहली बार किसी लड़की के कारण उस लड़की से अपनी नजरें मिलाने से असहज महसूस कर रहा था। कॉलेज में आदित्य आन्या को छोड़ने के बाद वहां से अपनी कार को ले जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक अर्धवर्षीय आदमी पर पड़ी। वो आदमी राज सिंघानिया था, जो अक्सर कई स्कूल और कॉलेजेस में डोनेशन देता रहता था। राज जितना खतरनाक था उतना वो काफी काइंड भी था। उसके चर्चे पूरे देश और दुनिया में मशहूर थे। वो भले ही अंडरवर्ल्ड के माफियाज और गैंगस्टर्स के लिए डेविल था, मगर अच्छे लोगों के भगवान से कम नहीं था। जिस तरह आदित्य शहर की गंदगी यानी कि क्रिमिनल्स और स्मगलर्स का सफाया करता था, वैसे ही राज का भी यही काम था, और इसी काम के चलते उसने अपनी बेटी आन्या को खो दिया था। आदित्य ने तभी आन्या को देखा, जो अपनी फ्रेंड तनीषा से बात करती हुई राज की डायरेक्शन में हिज रही थी। ये देखकर आदित्य की आंखें कठोर हो गई। वो कार से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी आन्या तनीषा से हंसते हंसते बात करते हुए राज के साइड से निकल गई। ये देखकर आदित्य ने अपनी गाड़ी को घुमाया और वहां से चला गया। वो आन्या, सच में तुम्हें शौर्य ने अपना ऑटोग्राफ दिया? तनिषा ने जब खुश होते हुए आन्या का नाम लिया तो राज, जो प्रिंसिपल से बातें कर रहा था, वो बीच में ही रुक गया और पीछे पलटकर आन्या और तनिषा की तरफ देखने लगा। तभी राज की नजर आन्या के बालों पर जा ठहरी। आन्या के खुली ब्राउन बाल और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल उसकी पत्नी सरीना से मैच करती थी। आन्या, राज के मुंह से भावुक होकर निकला। आप क्या देख रहे हैं मिस्टर राज सिंघानिया? प्रिंसिपल ने पूछा तो राज अपने होश में आया और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगा। वेल, ये ऑटोग्राफ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाई हूं। आन्या एक स्माइल के साथ तनिषा से बोली तो तनिषा आश्चर्य से बोली, वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें शौर्य का ऑटोग्राफ कहाँ से मिला? तनिषा का सवाल सुन आन्या सामने देखते हुए बोली, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मगर शौर्य आदित्य का भाई है और वो भी सगा। वो कल मेंशन में आया था तो मैंने उसका ऑटोग्राफ लेकर तुम्हें दे दिया। ये सुनकर तनिषा अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। अगर मैं गलत ना हूं तो शौर्य ने इसीलिए ही अपना सरनेम पब्लिक में अनाउंस नहीं किया है, मगर इसके पीछे का आखिर रीजन क्या हो सकता है? तनिषा का सवाल सुन आन्या अपनी चिन और हाथ रख कुछ सोचते हुए बोली, अम्मा पता नहीं। हाँ, यू आर सो लकी आन्या, काश मुझे भी एक प्रिंस चार्मिंग लड़का मिल जाए, तनिषा ख्वाब देखते हुए बोली। दूसरी तरफ क्लास में पियोन अपने हाथ में एक पर्ची लेकर आया और आन्या का नाम पढ़ते हुए बोला, आन्या से प्रिंसिपल सर मिलना चाहते हैं, अभी के अभी। जब सभी ने ये सुना तो वो आन्या को घूरकर देखने लगे कि अभी इस शरारती लड़की ने कौन सा कांड किया है जो स्वयं प्रिंसिपल सर इन्हें बुला रहे हैं। आन्या भी घबराते हुए अपनी सीट से उठी और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस चली गई। मे आई कम इन सर? आन्या डरी हुई आवाज में बोली। तभी प्रिंसिपल ने कहा, कम इन। आन्या अंदर आई। राज सिंघानिया जो चेयर पे बैठा हुआ था, उसने आन्या की आवाज सुन उस डायरेक्शन में जब देखा तो उसकी आंखें शौक और खुशी के मारे खुली की खुली रह गई। राज की आंखों में कई इमोशंस आपस में मिल रहे थे। वो बड़े ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। ब्राउन आंखें, ब्राउन और सिल्की बाल, गोरी मगर हल्की पीली त्वचा, टॉम्बॉय की तरह पकड़े, गले में आन्या नाम का पेंडेंट, वो सब कुछ ऑलमोस्ट उसकी वाइफ सरीना से मैच कर रहा था। वो आन्या थी, उसकी बेटी आन्या, जो आज से 20 साल पहले ही उस हादसे में बिछड़ गई थी। तभी राज के कानों में आन्या की मुहिम आवाज आए, सर आप मुझे ऐसे ही कॉलेज से नहीं निकाल सकते हैं, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। मैंने सच में इस बार कोई शरारत नहीं की है और ना ही मैंने किसी को फिर से पीटा है, आप मेरा विश्वास कीजिए। आन्या के मुंह में जो आ रहा था डर के मारे वो बोले जा रही थी, अगर इस साल भी उसे कॉलेज से बीच में ही निकाला गया तो उसका ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। शरारती है, इसका मतलब बिल्कुल अपनी माँ और गई है। राज मंद ही मंद मुस्कुराते हुए बोला।
उसे याद था कई साल पहले वो जब सरीना के कॉलेज में जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ सरीना के लिए एडमिशन लेने आया था, तब फर्स्ट डे में ही सरीना ने उसे परेशान कर दिया था। वो उससे झगड़ने लगी थी। काफी मुश्किल से राज ने उसे ये विश्वास दिलाया था कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। बस इसी के चलते सरीना ने राज के काफी ट्रस्ट किया और इसी ट्रस्ट के चलते उन दोनों की लव स्टोरी में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आई थी। मगर आन्या के जाने के बाद मानो उनकी खुशियों पे किसी ने अपनी नजर लगा दी थी। पास्ट की हसीन यादों में खोए हुए राज का ध्यान तब टूटा जब प्रिंसिपल ने आन्या से कहा, डोंट वरी आन्या, मैं तुम्हें कॉलेज से नहीं निकालने वाला हूं। ये सुनकर आन्या खुश हुई। तभी प्रिंसिपल आगे बोला, इनसे मिले, ये है राज सिंघानिया, हमारे कॉलेज के सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट। प्रिंसिपल ने जब ऐसा कहा तो आन्या ने अपने साइड चेयर पे बैठे बिजनेस शूट में राज की और बड़े ही देखा से देखा। वो चेयर और बैठे हुए किसी किंग की तरह लग रहा था। उसका ऑरा और उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी उनको खुद को ग्रीट करने से रोक नहीं पाता। भले ही राज इस वक्त 50 साल का था, मगर वो आज भी 40 साल का हैंडसम मैन दिखता था, बिल्कुल किसी बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो की तरह। हेलो सर, मैं आन्या सूर्यवंशी। नाइस टू मीट यू सर, आन्या एक स्माइल के साथ झुकते हुए बोली। राज अपनी कॉल्ड आवाज में बोला आन्या से, नाइस टू मीट यू टू आन्या। आन्या को राज के मुंह से खुद का नाम सुन काफी अच्छा लगा। ना जाने क्यों, मगर आन्या को राज से एक अपनापन महसूस हो रहा था। हाँ, तो आन्या नेक्स्ट वीक कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उन सब की अरेंजमेंट्स अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर करोगी। इस कंपटीशन के सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट मिस्टर राज सिंघानिया होने वाले हैं, तो तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना है इन्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरी बात तुम्हें समझ में तो आ रही है ना? प्रिंसिपल की बात सुनकर आन्या ने हम कहा और वहां से चली गई। बाप रे, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे सर पे, और उस तनिषा की वजह से कल मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट और ले लिया था। आन्या खुद से बोलते हुए क्लास में चली गई। आन्या ने डांसिंग, सिंगिंग और रैपिंग में भाग लिया था। वो बचपन से ही अपने डैड राज की तरह सिंगिंग और मॉम की तरह डांसिंग और रैपिंग में इंटरेस्टेड रही थी। रैप तो वो फ्लैश की रफ्तार से भी तेज करती थी। एक कूल टॉमबॉय होने के नाते उसकी रैपिंग स्किल्स काफी ज्यादा बेटर थी। कॉलेज की छुट्टी के बाद आन्या आदित्य की पॉश कार में बैठी अपनी फेवरेट पिंक कॉटन कैंडी को किसी खरगोश की तरह खा रही थी। आदित्य बड़े ही ध्यान से आन्या को देख रहा था। वो दोनों ही इस वक्त बैक सीट पर थे। आन्या को तभी अपने ऊपर किसी की नजरों की गर्मी का एहसास हुआ। आन्या ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो पाया कि आदित्य लगातार उसे ही घूर रहा था। आन्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंडी को देखा जिसमें सिर्फ एक ही पीस बचा था। आन्या अपनी आंखों को बड़ा किए आदित्य की तरफ कैंडी बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें खानी है? आदित्य ने ये सुनकर उस कॉटन कैंडी की तरफ देखा और फिर अपने मन में लाचारी से बोला, बेवकूफ लड़की। तभी आन्या उस कॉटन कैंडी को आपस अपनी ओर खींचते हुए उसका एक पीस भी खा गई और अपनी बत्ती सी आदित्य को दिखाते हुए बोली, ओह सॉरी, ये खत्म हो गई। एक काम करना, तुम मुझे नई कॉटन कैंडी दिला देना और फिर उसका एक पीस मैं तुम्हें देकर हिसाब बराबर कर लूंगी और बाकी की मैं खुद खा जाऊंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद आन्या ने आदित्य की ओर देखा जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। ये देखकर आन्या थोड़ा हिचकिचाते हुए उस कॉटन कैंडी की खाली स्टिक को आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम इस पे लगी पिंक पिंक भी खा सकते हो। ये काफी टेस्टी होती है, मैंने इसे कई बार खाकर देखा है। आदित्य ने जब ये सुना तो उसका मन किया इस लड़की को चलती हुई कार से नीचे उतार दे, मकसद तभी उसे ये ध्यान आया कि वो इस बेवकूफ लड़की से प्यार करता है और अब तो उसने इस बेवकूफ के साथ शादी भी कर ली थी। आदित्य को कोई रिस्पॉन्स ना देते देख आन्या ने उस स्टिक को वापस अपनी तरफ किया और उस पे लगी पिंक पिंक कॉटन को खाने लगी। खाने के बाद उसने बड़े ही लापरवाही से खिड़की को खोला और स्टिक को बाहर फेंका दिया। लेकिन आन्या ने फिर से आदित्य को अपनी ओर घूरता हुआ पाया। ये देखकर आन्या चिढ़ते हुए बोलने लगी, कैंडी खानी थी तो स्टार्टिंग में बताते, अब क्या मुझे ही आंखों से खाओगे? ये सुनकर आदित्य आन्या के व्हाइट टॉप को देखते हुए बोला, आई लव व्हाइट कैंडी। आन्या ने आदित्य के शब्दों के पीछे का मतलब नोटिस तो नहीं किया था, मगर वो ये सुनकर खुशी के मारे आदित्य के शोल्डर पे चुटी काटते हुए बोली, सेम प्लीज। आदित्य ने ये सुन एक नजर अपने शोल्डर की ओर देखा जिस पे रति भर भी आन्या के चुटी काटने का असर नहीं हुआ था। ये क्या होता है? आदित्य भावहीन आवाज के साथ बोला तो आन्या सीधी बैठते हुए बोलने लगी, तुम्हें सेम प्लीज का मतलब नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। फिर आन्या आदित्य की ओर देखते हुए बोली, इसका मतलब होता है दो जनों की पसंद सेम सेम होना।
अगर तुम्हें जो चीज पसंद है वो अगर मुझे भी पसंद है तो मैं तुम्हारे हाथ पर चुटी काटकर अपनी पसंद को बताऊंगी। कार्टून, इसे जो खाने की चीज दे दो वही खा लेती है। आदित्य अपनी आंखें छोटी करते हुए खुद से बोला। अब वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? आन्या ने पूछा तो आदित्य अपनी डेविल आवाज में बोला, पहाड़ी पर। आन्या आदित्य को आंखों में देखते हुए बोली, और वो क्यों? मैं पहाड़ी पे बनी हुई हवेली पे क्या करने जाता हूँ पता भी है? आदित्य का सवाल सुन आन्या हैरान होते हुए बोली, पहाड़ पे बनी हवेली पे? क्या तुम कोई भूत हो? गलत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं भूत से भी खतरनाक चीज हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद आदित्य के होठों पर ईविल मुस्कान आ गई। उसकी ईविल स्माइल देख आन्या डर के मारे अपने गले में अटका हुआ स्लाइवा गटकते हुए बोली, तो फिर तुम क्या हो? वैम्पायर यानी कि पिशाच जो लोगों का खून पीकर उनके मांस को पकाकर खा जाता है। अपनी बात खत्म करने के बाद आदित्य शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी और उसकी बात सुन आन्या की आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई थी। आन्या डर की वजह से बड़े ही मुश्किल से बोल पाई थी, तुम झूठ बोल रहे हो ना? दे देखा, मुझे डराओ मत। आन्या ने ऐसे इसीलिए पूछा था क्योंकि जिस आदित्य कभी मजाक नहीं करता था और उसके ईविल फेस एक्सप्रेशनस और वो स्माइल भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। आन्या को डरते हुए देख आदित्य को बड़ा मजा आ रहा था। आगे बैठे ड्राइवर ने जब मिरर से आन्या के फेस रिएक्शन को देखा तो उसे हंसी आ गई, मगर वो आदित्य के सामने खुलकर हंस नहीं सकता था। ये पहली बार था जब उसका राक्षस बॉस किसी के साथ मजाक कर रहा था और वो भी एक लड़की के साथ। आन्या का फेस ऐसा था मानो उसने सच में कोई भूत देख लिया था। उसकी ब्राउन आंखें कैट की तरह बड़ी बड़ी हो गई थी। आन्या को डराते हुए आदित्य को जितना मजा आ रहा था उतनी हंसी भी आ रही थी, मगर वो अपनी हंसी को अपने सीरियस लुक के पीछे बड़े ही आसानी से दबा पा रहा था। आन्या को और डराते हुए आदित्य बोला, चिंता मत करो, मैं इंसानों का खून नहीं पीता हूँ। ये सुनकर आन्या खुश होते हुए बोली, सच में? क्योंकि मुझे खरगोश का खून पीना और फिर उन्हें पका कर खा जाना काफी ज्यादा पसंद है। आदित्य अपनी बात खत्म करने के बाद आन्या को आंखों में देखते हुए आगे बोला, वैसे तुम मुझे खरगोश की तरह दिखती हो। चलो डिनर में मैं आज तुम्हें ही खाऊंगा, रेडी रहना। फिर आदित्य उस ड्राइवर से सीरियस आवाज में बोला, ड्राइवर गाड़ी पहाड़ पर बनी उस हवेली पर ले चलो। जी बॉस, ड्राइवर ने कहा। ये सुनकर आन्या डर के मारे अपनी पीठ को गाड़ी के गेट से चिपकली को तरह चिपकाते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं खरगोश नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तुम मेरा खून नहीं पी सकते वरना तुम्हें पाप लगेगा। आन्या डरी हुई आवाज में बोली। ये सुनकर आदित्य अपनी ईविल स्माइल को और भी ज्यादा खतरनाक करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं वैसे कई बार इंसानों का भी खून पी लिया करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? देखो आदि, मैं इंसान भी नहीं हूँ। सब लोग मुझे गधा और एलियन बोलते हैं। और गधे और एलियन का ब्लड तो इंसान को बीमार कर देता है ना? आन्या डर के मारे और भी दरवाजे से चिपकते हुए बोली। तभी आदित्य ने कहा, लेकिन मैं तो इंसान नहीं हूँ। मुझे इन दो जीवों के खून से काफी सारी शक्तियां मिलती है। आज अमावस्या की रात भी है। हवेली पे बाकी वैम्पायर्स भी अपनी वाली को साथ लेकर आने वाले हैं। ये सुनकर आन्या का डर के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे, मतलब हमारी शादी वैम्पायर से हुई है? ये भगवान प्लीज बचा लो इस बार। अगली बार से पक्का कॉटन कैंडी सबसे पहले आपको ही चढ़ाऊंगी। अपना खुद से बड़बड़ाते हुए ये सब बोले जा रही थी। भले ही वो धीरे बोल रही थी मगर आदित्य की तेज कान उन शब्दों को साफ साफ सुन पा रहे थे। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो रेडी रहना। आदित्य ने ऐसा कहा तो आन्या जो गेट के चारों ओर अपने हाथ फैलाकर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी वो अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी के साथ आदित्य की आंखों में देखती है और खुद से बुदबुदाते हुए बोलती है, मेरी मौत आने वाली है। यही सरप्राइज होगा। मम्मी प्लीज बचा लो। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आदित्य डेविल स्माइल करते हुए बोला। ये सुनकर आन्या डरते हुए आदित्य को देखने लगी। वो किसी शैतान की तरह लगा रहा था। आन्या को सच में आदित्य अब किसी वैम्पायर की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी कार पहाड़ पे मौजूद हवेली पर चली गई। आन्या जब डरते हुए आदित्य के साथ आगे बढ़ी तो उसे कदम कदम और खतरनाक बॉडी दिखे जो आन्या को घूरकर देख रहे थे, मगर आदित्य को साथ देखकर उन्होंने अपनी नजरें आन्या से तुरंत फेर ली। आन्या डरते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक 7 फुट का हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड उनके रास्ते में आ गया। वो बिल्कुल खली की तरह था। बाप रे, तो ये मुझे पटक पटक कर आंच में चिकन की तरह पकाएगा।
आन्या डरते हुए बोली। जैसे ही उस गार्ड ने आन्या की ओर देखा, आन्या डरे हुए बच्चे की तरह आदित्य के पीछे छुप गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।